टाइटैनिक को डूबे हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन इसे आज तक क्यों नहीं निकाला गया? विशेषज्ञों का कहना है कि इसे छुआ तक नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है या तकनीक की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये जहाज बहुत पहले ही अंदर से खोखला होकर एक लोहे का ज़ॉम्बी बन चुका है। लाखों करोड़ों अनजान लोहे खाने वाले बैक्टीरिया इस हजारों टन के विशाल जहाज को खाकर खोखला कर रहे हैं। ये अब बिस्कुट से भी ज्यादा नाजुक हो गया है। इसे बाहर निकालना तो दूर की बात है, अगर पानी का हल्का सा बहाव भी इसे लगे तो ये बुरी तरह ढह जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ और सालों में इस जहाज का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो ये है कि अधिकारियों ने सालों तक एक बहुत बड़ा झूठ छुपाए रखा। हादसे के बाद अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि ये जहाज एक साथ साबुत डूबा था। यहाँ तक कि जिन जिंदा बचे लोगों ने अपनी आंखों से जहाज को टूटते देखा था, उनकी गवाही को गहरे सदमे का वहम बताकर खारिज कर दिया गया। सालों बाद जब एक पनडुब्बी के कैमरे ने गहरे समुद्र में जाकर तस्वीरें ली, तब जाकर पूरी दुनिया की सांसें अटक गई। जहाज का पिछला हिस्सा आगे वाले हिस्से के पास था ही नहीं, दोनों के बीच काफी दूरी थी। इस खौफनाक दूरी के पीछे कैसा भौतिक टॉर्चर छुपा था? उस साल इतने सारे लोगों की जान लेने वाला वो भयानक हादसा क्या सच में सिर्फ एक बर्फ के पहाड़ से टकराने की घटना थी? उन दम घोंटने वाले घंटों और मिनटों में आखिर क्या हुआ था? समुद्र के तल में पड़े इस लोहे के ढांचे का राज खोलने के लिए हमें समय में पीछे जाकर इसकी शुरुआत को देखना होगा। उस दिन ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह पर भारी भीड़ थी। कई मीटर लंबा और हजारों टन भारी ये लोहे का दैत्य कई अमीर रईसों और अमेरिकन ड्रीम का सपना देखने वाले गरीब लोगों को लेकर धीरे धीरे न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। लोग इसे बड़े घमंड से कभी न डूबने वाला जहाज कहते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जन्नत तक ले जाने वाली इस जहाज की टिकट असल में इसके डिजाइन वाले फेज में ही मौत की उल्टी गिनती में बदल दी गई थी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन ब्रूस ने फर्स्ट क्लास की आलीशान सीढ़ियों को और ज्यादा शानदार दिखाने के लिए चीफ डिजाइनर पर दबाव डालकर नीचे पानी के केबिन की दीवारों की ऊंचाई कम करवा दी। उन्हें पानी के स्तर से सिर्फ 3 मीटर ऊपर रखा गया। अमीर लोगों का समुद्र का नजारा खराब न हो, इसके लिए उसने बिना सोचे समझे उन लाइफ बोट्स की संख्या कम कर दी जो असल में जहाज पर होनी चाहिए थी, और उन्हें घटाकर बहुत कम कर दिया। इन लाइफ बोट्स में ज्यादा से ज्यादा कुछ ही लोग आ सकते थे, जो जहाज पर मौजूद कुल लोगों के आधे से भी कम थे। और जहाज बनाने वाली कंपनी ने जहाज के आगे वाले हिस्से में समय बचाने के लिए हाई क्वालिटी वाले मजबूत स्टील के रिवेट्स का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने मिलावट वाले बहुत ही घटिया क्वालिटी के लोहे के रिवेट्स इस्तेमाल किए। खामियों से भरा ये कागज का जहाज बस इसी तरह जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेल दिया गया। सच तो यह है कि इस बड़े हादसे में अगर एक भी संयोग न होता तो इतने सारे लोग नहीं मरते। ठीक 2 साल पहले मीलों दूर ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर से टूटकर एक बहुत बड़ा और हजारों टन भारी बर्फ का पहाड़ दक्षिण की तरफ बहने लगा। कुछ महीनों बाद वो ठंडी लहरों के सहारे किसी चमत्कार की तरह पानी में मौजूद हर उथली जगह से बचता हुआ अपने जानलेवा वजन के साथ एकदम सही दिशा में टाइटैनिक के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। बर्फ का पहाड़ इतना बड़ा था और जहाज पर इतना ऊंचा वॉच टावर था, तो क्या वो उसे देख नहीं पाए? किस्मत देखिए, सफर शुरू होने से ठीक पहले कैप्टन स्मिथ ने एंड मौके पर क्रू बदल दिया। जहाज से निकाले गए एक सेकंड ऑफिसर ने गुस्से में आकर लॉकर की चाबी अपने साथ ले ली। उस लॉकर में जहाज का इकलौता ऐसा उपकरण बंद था जो दूर से ही बर्फ के पहाड़ को साफ दिखा सकता था, यानी एक हाई पावर दूरबीन। कंट्रोल रूम में कोई दूरबीन नहीं थी, इसलिए उस समय क्रू मेंबर्स को समुद्र में सिर्फ अपनी नंगी आंखों से ही घूरना पड़ रहा था। ऊपर वाले ने असल में उन्हें मौका दिया था। उस रात जहाज को लगातार बर्फ के पहाड़ की कई चेतावनियों के मैसेज मिले, लेकिन टेलीग्राफ ऑपरेटर फिलिप्स अमीर लोगों के पर्सनल मैसेज भेजने और अपना कमीशन कमाने में इतना व्यस्त था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। रात के समय उनसे कुछ ही किलोमीटर दूर मौजूद कैलिफोर्निया जहाज ने एक अर्जेंट बर्फ के पहाड़ की चेतावनी भेजी, लेकिन फिलिप्स को लगा कि उनका सिग्नल बहुत तेज है और उसकी कमाई में रुकावट डाल रहा है। उसने उल्टा उन्हें मैसेज भेजकर डाटा और डिस्टर्ब करने से मना किया। दूसरी तरफ मौजूद पॉवेल ने डांट खाने के बाद परेशान होकर अपना रेडियो बंद कर दिया और सीधा सोने चला गया। टाइटैनिक ने इस तरह दुनिया में बचने की अपनी आखिरी उम्मीद का गला खुद ही घोंट दिया। उस मनहूस रात जब मौत सामने आई तो बिना दूरबीन वाले वॉचमैन को जब दूरी कुछ मीटर से भी कम रह गई थी, तब जाकर आखिरकार अपने सामने वो विशाल और खौफनाक बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया। फर्स्ट ऑफिसर मर्डोक ने तुरंत एक इमरजेंसी आदेश दिया, फुल स्पीड में रिवर्स लो और जहाज को पूरा दाएं तरफ मोड़ दो। लेकिन हजारों टन भारी उस लोहे के दैत्य की स्पीड उस समय प्रति घंटे कई किलोमीटर होने की वजह से उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा था। कुछ ही सेकंड बाद जहाज का दायां हिस्सा उस बर्फ के पहाड़ से बुरी तरह टकराते हुए रगड़ खा गया। फिल्मों में दिखाते हैं कि बर्फ के पहाड़ ने जहाज को चीरते हुए लगभग 100 मीटर लंबा कट लगा दिया था, लेकिन वो सच नहीं है। उस समय बहुत से यात्रियों को सिर्फ एक हल्का सा झटका महसूस हुआ था। उनके हाथों में पकड़े शराब के ग्लास तक नहीं छलके, लेकिन पानी के नीचे फिजिक्स का सबसे डरावना जिप इफेक्ट शुरू हो चुका था। 100 साल बाद हुए सोनार स्कैन से ये साबित हुआ कि जहाज के ढांचे पर असल में कोई बड़ा कट लगा ही नहीं था। जो चीज सच में जानलेवा साबित हुई वो सस्ते और घटिया लोहे के रिवेट्स। जमा देने वाले ठंडे पानी और जबरदस्त दबाव की वजह से उन रिवेट्स के अंदर की मिलावट ने उन्हें कांच की तरह नाजुक बना दिया था। जब लोहे की प्लेट्स अपनी जगह से महज कुछ मिलीमीटर खिसकी तो उन रिवेट्स के ऊपरी हिस्से किसी धमाके की तरह एक एक करके टूटने लगे। जहाज के जोड़ कपड़ों की जिप की तरह बड़ी आसानी और बेरमी से खुलते चले गए। इन जोड़ों के फटने से जो बारीक दरारें बनी, उन्होंने हर सेकंड कई टन ठंडे पानी को किसी हाई प्रेशर वाटर गन की तरह भयानक स्पीड से निचले केबिन में धकेल दिया। जो जहाज 4 केबिन डूबने पर भी सुरक्षित रहने का दावा करता था, वो इस जानलेवा टक्कर की वजह से और ब्रूस द्वारा दीवारों की ऊंचाई कम करने के कारण पानी को रोक नहीं पाया। 5 केबिन में पूरी तरह पानी भर गया और पानी तेजी से पीछे की तरफ बहने लगा। जहाज के डिजाइनर ने तेजी से बढ़ते पानी को देखकर निराशा में सभी को मौत का फरमान सुना दिया और 2 घंटे बाद इस समय सबसे नजदीक मौजूद कैलिफोर्निया जहाज का रेडियो बंद हो चुका था और जो कारपेथिया जहाज मदद के लिए आ सकता था वो कई मील दूर था। उसे पूरी रफ्तार से आने में भी कई घंटे लगते और टाइटैनिक के पास बचने के लिए
सिर्फ 1 घंटा था। मानव इतिहास का सबसे भयानक और दर्दनाक नजारा उस ठंडे डेक पर शुरू हो चुका था। कैप्टन स्मिथ ने आदेश दिया कि औरतों और बच्चों को पहले निकाला जाए, लेकिन उनके अफसर चार्ल्स ने इस आदेश का मतलब ये निकाल लिया कि लाइफ बोट में सिर्फ औरतें और बच्चे ही जाएंगे। जिंदगी और मौत के इस पल में आदमी पीछे हट गए और जीने का मौका औरतों और बच्चों के लिए छोड़ दिया। एक साथ मौत को गले लगाने की ये शांति इंसानियत की मिसाल थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मौत को भी रुला दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि बचने के उस इकलौते मौके के लिए बहुत कम औरतें अपने प्यारों को छोड़कर अकेले लाइफ बोट में जाने को तैयार थी। उन्होंने अपने पतियों के कपड़े कसकर पकड़ लिए। वो ठंडे समंदर में एक साथ डूबना मंजूर कर रही थी, लेकिन बिना अपने पति या पिता के अकेले लाइफ बोट में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो अफसर लाइफ बोट को खाली भेजना बेहतर समझता था, पर किसी आदमी को उसमें चढ़ने नहीं दे रहा था। अपने वंश को बचाने के लिए एक महान पिता ने रोते हुए अपने बेटे को एक बोरी में डाला और सामान की तरह लाइफ बोट की तरफ फेंक दिया और फिर मुस्कुराते हुए मुड़ा और अंधेरे में खो गया। जब ये हीरो हंसते हंसते मौत को गले लगा रहे थे, तब मासाबुमी नाम के एक जापानी आदमी ने बिल्कुल उल्टा किया। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपना सारा सम्मान ताक पर रख दिया। भीड़ का फायदा उठाकर उसने औरतों के कपड़े पहने और लाइफ बोट में छिप गया। वो किसी तरह बच तो गया, लेकिन भगवान सब देखता है। अपने देश लौटने पर उसकी सच्चाई सामने आ गई। पूरी दुनिया की गालियों और खुलेआम बेइज्जती के बीच वो घुट घुट कर अपनी बाकी की जिंदगी जीता रहा। लेकिन इस डरपोक से भी ज्यादा घटिया था वो बेरहम कातिल, वो इंसान जिसने जहाज के वाटरटाइट दरवाजे छोटे करवाए और लाइफ बोट्स की गिनती आधी कर दी थी। वो कंपनी का चेयरमैन ब्रूस था, जो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बड़ी बेशर्मी से एक लाइफ बोट में घुसा और भाग निकला। उसने हजारों लोगों को बर्फीले समंदर में मरने के लिए छोड़ दिया। वही अपनी भारी गलती का एहसास होने पर टेलीग्राफ ऑपरेटर फिलिप्स ने भागने से मना कर दिया। वो अपनी मशीन के सामने डटा रहा और लगातार मदद के मैसेज भेजता रहा, जब तक कि समंदर ने उसे निगल नहीं लिया। उसने अपनी जान देकर अपने घमंड की कीमत चुकाई। ये सच है कि मौत के सामने हर इंसान का बर्ताव अलग होता है। महानता और घटियापन, अच्छाई और बुराई, इंसानियत के ये अलग अलग रूप इस डूबते जहाज के हादसे में पूरी तरह से खुलकर सामने आ गए। रात के 2:20 पर इस पूरी घटना की सबसे डरावनी और खामोश प्रक्रिया शुरू हुई। अगर आप उस समय डेक पर खड़े होते तो आपको फिजिक्स के नियमों को तोड़ता एक खौफनाक नजारा दिखता। जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था और वो विशाल जहाज एक बड़े सीसो की तरह हवा में था। हजारों टन भारी जहाज का पिछला हिस्सा हवा में उठ गया था और लगभग सीधा आसमान की तरफ खड़ा था। आपके पैरों के नीचे से लहरों की आवाज नहीं, बल्कि लोहे के ढांचे के हजारों टन वजन से टूटने की भयानक चीखें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आपके कान के पास एक बहुत बड़ी लोहे की चादर को पूरी ताकत से फाड़ रहा हो। 1 मिनट से भी कम समय में एक जोरदार धमाका हुआ और जहाज टूट गया। उसका ढांचा उस भयानक दबाव को सह नहीं पाया और बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। इसके बाद जहाज के अगले और पिछले हिस्से का अंत बिल्कुल अलग अलग तरीके से हुआ। जहाज का अगला हिस्सा, क्योंकि उसमें पहले ही पानी भर चुका था, उसका अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर था। वो एक सूखे पत्ते की तरह लगभग 5 मिनट लेकर धीरे धीरे समंदर की तलहटी में जाकर बैठ गया। ये ऐसा ही था जैसे आप किसी लोहे के लंच बॉक्स को स्विमिंग पूल में फेंक दे। भले ही वो एक तरफ से पिचक गया था, लेकिन उसका ढांचा बचा हुआ था। पर जहाज का पिछला हिस्सा टूटने के बाद अपने टूटे हुए हिस्से की तरफ से नीचे गिरा। वो एक लोहे के भारी टुकड़े की तरह सीधे नीचे की ओर अगले हिस्से के मुकाबले कई गुना ज्यादा भयानक रफ्तार से गहरे समंदर में जा गिरा। सबसे खतरनाक बात यह थी कि जहाज के पिछले हिस्से में बहुत सारे स्टोर रूम, किचन और कमरे थे, जिनके अंदर हवा पूरी तरह से बंद थी। जैसे जैसे वो तेजी से गहराई में गया, पानी के प्रेशर ने अपनी राक्षसी ताकत दिखानी शुरू कर दी। हजारों मीटर की गहराई में पानी का प्रेशर लगभग सैकड़ों किलो प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब है कि 50-60 गाड़ियां एक साथ आपके ऊपर रख दी जाए। पानी के इतने खतरनाक और डरावने दबाव में जहाज का पिछला हिस्सा धीरे धीरे नहीं डूबा, बल्कि नीचे जाते जाते अंदर की तरफ बुरी तरह से पिचक कर फट गया। सोचिए, अगर आप एक कागज के लिफाफे से पूरी हवा मुंह से खींच ले तो वो तुरंत अंदर की तरफ पिचक जाता है। समंदर की गहराई में वो मजबूत लोहा एक कमजोर कागज बन गया था। हर एक बंद कमरा पल भर में चकनाचूर हो गया। उसके अंदर का फर्नीचर, सामान और यहाँ तक कि जो लोग भाग नहीं पाए थे, वो सब उस भयानक प्रेशर से फट गए और समंदर के तल पर सैकड़ों मीटर तक बिखर गए। यही कारण है कि सरकारी अधिकारियों ने कभी जहाज के पिछले हिस्से की तस्वीरें नहीं दिखाई, क्योंकि अगले हिस्से से दूर पड़ा वो पिछला हिस्सा समंदर के भयानक दबाव के कारण बुरी तरह कुचला जाकर एक मुड़े हुए कबाड़ में बदल चुका था। कुछ घंटों बाद बचाव करने वाला जहाज पहुंचा, लेकिन अंत में बहुत कम लोग ही जिंदा बच पाए। इस भयानक हादसे के बाद ब्रिटेन में एक खुली जांच हुई, लेकिन उसका नतीजा बहुत ही बेतुका था। कहा गया कि क्रू की कोई गलती नहीं थी, कंपनी के मालिक ब्रूस का कोई दोष नहीं था और डिजाइन में भी कोई कमी नहीं थी। 100 साल बाद जाकर ही इस भयानक इंसानी लापरवाही का मॉडर्न साइंस के जरिए पूरी तरह से भंडाफोड़ हुआ। आज भी टाइटैनिक शांति से गहरे समंदर में लेटा हुआ है। असल में उसे पानी से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टूटा हुआ लोहे का विशाल ढांचा ही सबसे अच्छी निशानी है। ये न सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय इंसान के घमंड और पैसों की ताकत को दिखाता है, बल्कि उन हजारों खत्म हो चुकी जिंदगियों के जरिए हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि जान और कुदरत के सामने हर कोई बराबर है। जैसा कि फिल्म में भी दिखाया गया है, अगर किसी मुसीबत में मौत के डर से हम अपने प्यारों का हाथ छोड़ दें और अंत में घुट घुट कर जीने का फैसला करें, तो फिर ऐसी जिंदगी का क्या ही मतलब है।